For latest physics course of class 12th, download our app. Link is in description box. हाँ, वो एक डेरिवेशन अपना बचा हुआ था, कौन सा वाला, कि अगर हम अलग अलग ईएमएफ के सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो टोटल ईएमएफ कितना मिलेगा और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो इस बार हम केस ये स्टडी कर रहे हैं कि दो सेल हैं, दोनों का ईएमएफ अलग अलग होगा। पहले का ईएमएफ है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, दूसरे सेल का ईएमएफ है E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R2। हमने क्या लगा दिया, इनको सीरीज में लगा दिया एक दूसरे के साथ। अब सीरीज में लगाया तो एक चीज़ सेम रहेगी और एक चीज़ अलग रहेगी दोनों के लिए। कौन सी चीज़ सेम होगी? करंट। दोनों मान लो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं, तो जो टोटल करंट यहाँ पे फ्लो होगा वो पहले सेल के लिए भी आई होगा, दूसरे सेल के लिए भी आई होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट सेम होता है, चाहे रेजिस्टेंस अलग अलग हो, बैटरी अलग अलग वोल्टेज की हो, ब्रांच एक ही रहेगी ना, तो उसमें एक ही करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। लेकिन जो चीज़ अलग होगी वो क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पहले सेल के क्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1, दूसरे सेल के क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V2, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अलग अलग होगा। अगर मैं पूछूँ कि भी इन दोनों सेल के क्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला, तो टोटल कितना मिलेगा? V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, ये लिखोगे। सीरीज में कनेक्टेड है, टोटल वोल्टेज जितना मिलेगा, टोटल इन दोनों पॉइंट्स A और B के क्रॉस जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 प्लस V2 के इक्वल होगा। हाँ, अगर इसमें से ये एक उल्टा कनेक्टेड होता तो V1 माइनस V2 भी अपन लिख सकते थे, लेकिन अभी एक ही डायरेक्शन में है इसलिए हमने V1 प्लस V2 लिखा है। अब हम जानते हैं कि एक इक्वेशन है सेल के लिए V इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू आर। इस इक्वेशन को यूज़ करके पहले सेल के लिए V1 कैलकुलेट किया जा सकता है। कितना आएगा? EMF कितना है पहले सेल का? E1, करंट कितना है इसमें? I, और इंटरनल रेजिस्टेंस R1। और दूसरे सेल के लिए क्या लिखोगे? V2 इक्वल्स टू E2 माइनस आई R2। V1 V2 आ गए। पैरेलल में जब सेल्स को लगाया था तो हमने इक्वेशन बनाई थी I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, याद है ना। और सीरीज में क्या बनानी है? V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। फिर दोनों में V1 और V2 की वैल्यू पुट करनी है। पहले उस इक्वेशन में भी हमने अच्छा उसमें I1 I2 की वैल्यू पुट करी थी, इसमें आपको V1 V2 की वैल्यू पुट करनी है। V1 V2 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पे ये पुट कर दो। क्या बनेगी इक्वेशन? E1 माइनस आई R1, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन E2 माइनस आई R2। जो E1 और E2 हैं उनको ऐड कर लो, तो ये आएगा E1 प्लस E2 और माइनस आई कॉमन लेके क्या लिखोगे? R1 प्लस R2 लिखोगे, ठीक है। अब कंपेयर करना है ताकि इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का पता चले। तो कंपेयर करेंगे, कौन सी इक्वेशन से कंपेयर करना है? इक्वेशन बताओ। V इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। इसी से क्यों कंपेयर किया? क्योंकि मान लेते हैं कि इन दोनों सेल का इक्विवेलेंट EMF है E इक्विवेलेंट और इंटरनल रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट, तो उसके लिए इक्वेशन वही लिखते हैं आप, है ना। उन दोनों सेल से मिलकर टोटल करंट I बन रहा है, तो वो अकेला सेल I करंट फ्लो करता, इन दोनों ने मिलकर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V क्रिएट किया, तो वो अकेला V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता, तो उसके लिए इक्वेशन ये लिखी जाती। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि E इक्विवेलेंट आएगा E1 प्लस E2। लेकिन याद रखना, अगर दोनों सेल एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं तो E1 प्लस E2 का, अदरवाइज E1 माइनस E2 लिखना है। अगर E1 ज़्यादा है तो E2 से, अदरवाइज अगर E2 ज़्यादा है E1 से तो क्या लिखोगे? E2 माइनस E1। वो डिपेंड करेगा कि E1 E2 में से कौन सा ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग सर्किट में करंट फ्लो होगा। और R इक्विवेलेंट कितना आएगा? R1 प्लस R2। ये तो वैसे भी बता सकते हो क्योंकि दोनों सेल सीरीज में कनेक्टेड है, और सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो ये दोनों रेजिस्टेंस भी क्या हो गए? सीरीज में हो गए। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है? R1 प्लस R2। डायरेक्ट आ गया। हमको तो ये समझना था कि इक्विवेलेंट EMF कितना मिलेगा, तो डायरेक्टली जो EMF होंगे सीरीज में जितने भी सेल हैं उनका EMF आपको ऐड करना है। मान लो आपने अलग अलग EMF के 3 सेल सीरीज में लगा रखे हैं, तो टोटल EMF कितना होगा? तीनों को ऐड कर लो। पैरेलल में अलग फॉर्मूला लगता है, याद है क्या कल बताया था? E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और 3 सेल होंगे तो एक एक टर्म और बढ़ जाएगी, जैसे ऊपर आएगा E3 अपॉन R3 और नीचे आएगा 1 अपॉन R3, वो ऐड होगा, उसके अकॉर्डिंग लिखना है। ये समझ में आया सबको? देखो
पहला जो क्वेश्चन है पेज नंबर 39 पे, वो आपको दिया हुआ है, टू सेल्स E1 एंड E2 इन द गिवन सर्किट डायग्राम हैव एन EMF ऑफ 5 वोल्ट एंड 9 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.3 ओम एंड 1.2 ओम रेस्पेक्टिवली। दिखा रखा है डायग्राम में। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। आपको दो सेल दिखा रखे हैं। अच्छा, दोनों सेल एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं या अलग अलग डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं। पहले सेल का EMF है 5 वोल्ट और इसके पास में एक रेजिस्टेंस लिखा है 0.3 ओम। ये क्या है? इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब दोनों जो सेल हैं उनको हमने इस तरीके से कनेक्ट किया है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेंगे। और जो सर्किट है उसमें देखो, एक तो 4.5 ओम का रेजिस्टेंस है और दो रेजिस्टेंस और हैं, जिसमें एक 3 ओम है और दूसरा कितना है? 6 ओम है। अभी तक हमको ओम्स लॉ पता है ना? और भी लॉ होते हैं सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए, जैसे किरचॉफ्स लॉ, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी आगे वाले टॉपिक्स वही है, लेकिन क्योंकि अभी हमें किरचॉफ्स लॉ पता नहीं है, इसलिए हम इसको सिर्फ ओम्स लॉ से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये दोनों जो सेल हैं, पहला सेल इधर करंट फ्लो करेगा। करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है, तो इधर से करंट बाहर निकलेगा, इसके लिए इधर इधर करंट बाहर निकलेगा। अब इनमें से ज़्यादा वोल्टेज का कौन सा सेल है? 9 वोल्ट वाला। तो ये वाला जो सेल है, इसकी वजह से हमको प्लस माइनस सर्किट में दिखाना है और इन दोनों का एक इक्विवेलेंट सेल यहाँ पे सर्किट में शो करना है। मतलब इन दोनों को हटा के हम क्या करेंगे? इन दोनों की जगह एक इक्विवेलेंट सेल हम रिप्रेजेंट करेंगे। 9 वोल्ट ज़्यादा है 5 वोल्ट से, इसलिए 9 माइनस 5 करना है। कितना बचा? 4 वोल्ट। और प्लस माइनस किसके अकॉर्डिंग दिखाओगे? जो ज़्यादा वोल्टेज का सेल है। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? तो 0.3 ओम इसका है, 1.2 ओम इसका है। इनको भी माइनस करना है क्या? नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होगा। रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होता है। ऐसा तो होगा नहीं कि ये जो सेल है ये सपोर्ट करेगा करंट को और ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये सब अपोज करेगा और ये सपोर्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों रेजिस्टेंस हमेशा अपोज ही करेंगे करंट को, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, चाहे इस सेल के अकॉर्डिंग हो या इस सेल के अकॉर्डिंग हो। इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा ऐड करना है। तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि ये सीरीज में, इसलिए 1.2 प्लस 0.3 यानी 1.5। तो 4 वोल्ट की बैटरी दिखानी है इन दोनों की जगह और 1.5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाना है। पोलैरिटी इसके अकॉर्डिंग होगी, यानी कि प्लस इधर दिखाना है, माइनस इधर दिखाना है। ठीक है, इन दोनों को हटा रहा हूँ। इन दोनों की जगह एक इक्विवेलेंट सेल लगेगा और ये है इक्विवेलेंट सेल। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, सीधा ही लिखा हुआ था अभी, तो सीधा लिख देते हैं 1.5 ओम और वोल्टेज होगा 4 वोल्ट। समझ में आएगी? मतलब ये दोनों एक 4 वोल्ट की बैटरी की तरह काम करेंगे, दोनों जो सेल हैं वो। ठीक है, अब क्या करना है? टोटल करंट हम फाइंड करेंगे। आपको पूछा है कि 3 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वोल्टेज ड्रॉप नहीं सॉरी, कितना करंट होगा, ये कैलकुलेट करके बताओ। तो इसमें अगर करंट कैलकुलेट करना है तो ये पता करना होगा कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तभी तो ओम्स लॉ यूज़ करके आप करंट फाइंड कर पाओगे। तो क्या करना है? सबसे पहले टोटल करंट कितना है सर्किट का वो फाइंड करेंगे। बैटरी को इस सर्किट में करंट फ्लो करना है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है? तो 4.5 ये है, 1.5 ये है, ये हो गया 6 ओम। ठीक है, और ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा? पहले तो इसी को सॉल्व करेंगे। 1/R P बोल देते हैं इसको। इन दोनों का इक्विवेलेंट ये आएगा 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम कितना? 6 आएगा, तो ये आएगा 2 + 3 ऊपर, यानी 2 + 1 डिवाइडेड बाई 6, ये आएगा 1/2, यानी आरपी अपने पास निकल के आया 2 ओम। ठीक है, आरपी की वैल्यू अपने पास आ गई। इसका इक्विवेलेंट है 2, ये 4.5, ये 1.5 और ये 2, टोटल मिला के कितना बना? आर इक्विवेलेंट हुआ 4.5 प्लस 1.5 प्लस 2, 8 ओम। तो टोटल करंट सर्किट में कितना फ्लो होगा? तो टोटल जो वोल्टेज है या टोटल ईएमएफ है ना, वो कितना है? ई, जो कि 4 वोल्ट के बराबर है, और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना है? 8 ओम। टोटल वोल्टेज हमको 4 वोल्ट दिखाई दे रहा है, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का बना था 8 ओम। आंसर क्या आएगा? 0.5 एम्पियर। यानी कि इस सर्किट में जो टोटल करंट फ्लो होगा, ये जो टोटल करंट होगा ये कितना होगा? 0.5 एम्पियर के बराबर होगा। अब यहाँ से 0.5 एम्पियर करंट यहाँ पे जब एंटर करेगा इन दोनों ब्रांचेज में, तो यहाँ पे करंट डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है। पैरेलल में क्या चीज़ सेम होती है? वोल्टेज सेम होता है। इन दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। मान लो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के क्रॉस V,
तो वो सेम है, लेकिन यहाँ पे करंट होगा I1 और यहाँ पे करंट होगा I2, अलग अलग करंट होगा। तो अब करंट कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए V कैलकुलेट करो। V का मतलब है इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। एक काम करते हैं, इन दोनों रेजिस्टेंस का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो मिला के हुआ 4.5 प्लस 1.5 यानी 6 ओम। 6 ओम के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 6 ओम जो रेजिस्टेंस है वो कितना वोल्टेज खा गए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, V अक्रॉस द 6 ओम। ये मैं 6 ओम कौन सा बता रहा हूँ, इन दोनों का मिला के। तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा I इंटू, और R कितना है 6 ओम लेना है, सीधा ही लिख देते हैं। I तो है 0.5 और रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, तो कितना हुआ 3 वोल्ट। यानी कि ये दोनों रेजिस्टेंस मिलके 4 में से 4 वोल्ट टोटल था, उसमें से 3 वोल्ट खा गए। 3 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप इनके अक्रॉस होगा, तो कितना बचा 1 वोल्ट। वो 1 वोल्ट इनके अक्रॉस होगा, दोनों के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसके अक्रॉस भी 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस। अब चाहे किसी का भी पूछे, इसके अगर 3 ओम रेजिस्टेंस में आपको करंट पूछा जाए, I 3 ओम लिख रहा हूँ इसको मैं, तो ये करंट कितना होगा I इक्वल्स टू V बाई आर। आर कितना 3 ओम, समझ में आ रहा है। V कितना है 1 वोल्ट, V1 लेना है क्योंकि आपने जो बचा हुआ वोल्टेज है ना उसको इसके क्रॉस बताया, तो 3 वोल्ट तो ये खा गए, 1 वोल्ट बचा वो इसके क्रॉस होगा। V की वैल्यू 1 वोल्ट है, इसलिए ये आंसर हुआ। और I अगर 6 ओम के क्रॉस पूछा जाता, उसमें फ्लो होने वाला करंट पूछा जाता, तो V बाई 6 करते यानी 1/6 एम्पियर, ये आपका आंसर होता। आ रहा है क्या समझ में। चलो आगे बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 40 पे जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोला जा रहा है ए सिलेंड्रिकल मेटलिक वायर इज स्ट्रेस्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10%, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। इसके रेजिस्टेंस में कितना परसेंट चेंज आएगा। एक सिलेंड्रिकल वायर की बात कर रहा है और उसको खींच के हमने उसकी लेंथ को कितना इंक्रीज कर दिया, 10% इंक्रीज कर दिया। देखो ये है मान लो एक सिलेंड्रिकल वायर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A और लेंथ कितनी है L, इसकी रेसिस्टिविटी है रो। हमने इसको खींचा और खींच के इसकी लेंथ को कितना बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया। पहले अगर ये 100 सेंटीमीटर का था तो अब ये कितना हो गया 110 सेंटीमीटर। क्या इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा, पहले एरिया है A1, लेंथ है L1, अब क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया A2 और लेंथ हो गई L2, दोनों ही चेंज हो रहे हैं। रेसिस्टिविटी भी चेंज होगी क्या, रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। ना तो मटेरियल चेंज किया ना टेम्परेचर चेंज किया तो सेम रहेगी, रेसिस्टिविटी सेम है। ठीक है, इनिशियली रेजिस्टेंस कितना होगा इसका, इनिशियली रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं, ये क्या होगा रो L1 अपॉन A1, और बाद में कितना हो जाएगा रो L2 अपॉन A2। अच्छा, जब आप लेंथ को 10% बढ़ाओगे तो इसकी जो थिकनेस है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। वायर तो वही है, उसको खींचा खींचा तो उसकी लेंथ तो बढ़ गई लेकिन वो पतला हो जाएगा खींचने से। तो इनमें क्या रिलेशन है, मतलब कितना भी लेंथ को आपने जितना जिस हिसाब से बढ़ाया है उस हिसाब से क्रॉस सेक्शन एरिया कितना कम होगा, तो इसमें एक रिलेशन देखते हैं अपन। अच्छा, वॉल्यूम पे भी फर्क पड़ेगा क्या, जो टोटल वॉल्यूम है वायर का वो चेंज होगा क्या, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, मटेरियल थोड़ी कम ज़्यादा किया है ना, इसको खींच के बढ़ाया, इसका मतलब मटेरियल उतना ही है वॉल्यूम इतना ही। पहले वॉल्यूम कितना होगा इसका, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ ए इंटू एल, ये यानी A1 इंटू L1। इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम फर्स्ट कंडीशन में और वॉल्यूम सेकेंड कंडीशन में क्या बराबर रहेगा, पहली कंडीशन में जो वॉल्यूम है वो होगा A1 L1 और बाद में A2 L2, समझ में है ना। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो L1 अपॉन L2 होगा वो बराबर होगा A2 अपॉन A1। क्या मतलब है इसका, कि जो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो 1 ऊपर आ रहा है, मतलब L1 ऊपर आ रहा है, A1 नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिस रेशो में आप लेंथ को इंक्रीज करोगे उसी रेशो में एरिया डिक्रीज होगा। अगर आप लेंथ को डबल करोगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेंथ को 3 गुना कर दिया बढ़ा के तो एरिया कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा पहले का। समझ में आ गई बात, ठीक है। हमको क्या पूछा है कि रेजिस्टेंस में कितना परसेंट चेंज आएगा, लेंथ में जो परसेंटेज चेंज है वो आपको गिवन है, 10% हमने लेंथ को बढ़ाया है। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस को कैसे लिखते हैं, परसेंटेज चेंज इन आर, क्या लिखेंगे उसको,
चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 100। कोई भी चीज़ में परसेंटेज चेंज जो आता है ना, याद रखो इस फॉर्मूले को, ये अपने काम का है। परसेंटेज चेंज अगर निकालना है तो कितना उस चीज़ में चेंज आया डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू क्या थी इनटू 100 कर दो, तो वो क्या आएगा, परसेंटेज चेंज आ जाएगा। डेल्टा आर का मतलब है चेंज इन रेजिस्टेंस। कितना हुआ था, R2 माइनस R1 हो गया। पहले रेजिस्टेंस R1 था, अब कितना हो गया R2, तो चेंज कितना हुआ। चेंज जब भी कैलकुलेट करो तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है, तो फाइनल R2 है, इनिशियल R1 है, डिवाइडेड बाई R1 इंटू 100 क्या आएगा, R2 अपॉन R1 माइनस 1 इंटू 100। R2 और R1 की वैल्यूज पुट कर देते हैं। R2 और R1 की वैल्यूज जब पुट करोगे तो रो तो कैंसिल हो जाएगा, सीधा लिख दूँ क्या। अगर आप R2 R1 की वैल्यू पुट करोगे तो ये बनेगा, रो को मैं नहीं लिख रहा है इसमें, ये बनेगा L2 अपॉन A2 और नीचे क्या आएगा R1, R1 के लिए आएगा L1 अपॉन A1, यानी L1 इधर आएगा और A1 इसके नीचे आएगा जो ऊपर चला जाएगा। सही लिखा क्या, -1 इंटू 100। ठीक है, अब L1 अपॉन L2 किसके बराबर होता है, A2 अपॉन A1 है ना। तो यहाँ पे ये जो L2 अपॉन L1 है, सॉरी A1 अपॉन A2 है, इसको अपन रिप्लेस करेंगे L की टर्म्स में, क्योंकि लेंथ में जो चेंज है ना वो आपको गिवन है कि 10% लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं A1 अपॉन A2 को क्या लिख सकता हूँ, बताओ क्या लिखूँ, उल्टा कर दो मतलब इसका, तो ये होगा L2 अपॉन L1। तो ये यहाँ पे आपको लिखना होगा A1 अपॉन A2 की जगह L2 अपॉन L1, तो ये क्या बनेगा, L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर बन गया क्या, क्योंकि L2 अपॉन L1 एक पहले से है और A1 अपॉन A2 भी किसके बराबर है, L2 अपॉन L1 के बराबर है। अरे आ रहा है क्या समझ में, तो ये आएगा ना। अब अगर आपको सीधा सीधा ये बोल देना कि 10% बढ़ा दिया लेंथ को, 50% बढ़ा दिया, तो उसके लिए एक सिंपल डेटा काम में लिया करो। मान लो पहले इसकी लेंथ थी 100 सेंटीमीटर, मान लो मीटर, मान लो कुछ भी यूनिट कुछ भी यूज़ कर लो। मान लो 100 थी लेंथ, 10% बढ़ाया तो कितनी होगी 110। तो L2 कितना है 110 है ना, और L1 कितना है 100 है, स्क्वायर -1 इंटू 100। आया क्या समझ में। तो ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, ये 11/10 स्क्वायर करोगे तो ये 121/100 बनेगा, 121/100 -1 और इंटू क्या आएगा 100 आएगा। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 100 एलसीएम आएगा, 121 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, ये 100 कैंसिल, 21 आंसर आ जाएगा इसका। कितना परसेंट चेंज आएगा रेजिस्टेंस में, 21%। आया क्या समझ में। तो रेजिस्टेंस 21% इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि जब लेंथ बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ता है और साथ साथ इसकी थिकनेस भी कम हो रही है, उससे भी रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ा है मतलब, तो 20% इंक्रीज हुआ है। चेंज इन रेजिस्टेंस कैसा है, इंक्रीज हुआ है रेजिस्टेंस यहाँ पे। इस टाइप का क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में। तो नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। क्या नाम है टॉपिक का, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ साइंटिस्ट का नाम था। उसने इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए दो स्पेशल लॉ बताए जिनको यूज़ करके हम किसी भी टिपिकल सर्किट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दो लॉ कौन कौन से हैं, जो पहला लॉ है उसको हम बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, शॉर्ट में उसको बोलेंगे केसीएल। केसीएल का मतलब है किरचॉफ करंट लॉ। और जो सेकंड लॉ है वो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको हम क्या बोलेंगे, केवीएल बोलेंगे शॉर्ट में, ये हम टर्म्स यूज़ करेंगे। तो केसीएल और केवीएल, किरचॉफ करंट लॉ यानी कि करंट के लिए कोई लॉ है ये, ठीक है। अब पहला लॉ अपन बात करते हैं इसकी, केसीएल की बात करते हैं। तो केसीएल के अकॉर्डिंग, किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग, अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर दो से ज़्यादा ब्रांचेस अगर आपस में मिल रही हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर दो से ज़्यादा ब्रांचेज आपस में मिल रही हैं और उनमें कुछ करंट भी आपको दिखाया हुआ है, जैसे I1 करंट, I2 करंट। अब किसी ब्रांच में करंट इस पॉइंट पे आ रहा होगा और किसी पॉइंट से, मतलब किसी पॉइंट पे किसी ब्रांच में करंट बाहर निकल रहा होगा, तो इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में हम यहाँ पे करंट को कंसिडर कर रहे हैं। ये मान लो 5 ब्रांचेज हैं जो इस पॉइंट पे कनेक्टेड हैं और इनमें अलग अलग डायरेक्शन में करंट है। ये वाला जो पॉइंट है इसका भी एक स्पेशल नाम है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं नोड, क्या बोलते हैं, या फिर जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहाँ पे
दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेज आपस में मिल रही होती है। ये हो गया नोड। तो किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है कि किसी भी नोड या जंक्शन के ऊपर जितना करंट आता है उतना ही करंट बाहर निकलता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ज़्यादा करंट आ रहा है कम करंट बाहर निकल रहा है, क्योंकि नोड तो एक पॉइंट है। जस्ट अलग अलग ब्रांचेस से अगर करंट आएगा तो बाकी की ब्रांचेस से, मतलब कुछ ब्रांचेस से करंट आएगा और कुछ से बाहर निकलेगा, है ना। ये ना तो करंट को होल्ड करेगा, ऐसा तो होगा नहीं कि भी हाँ अलग अलग ब्रांचेस से 10 एम्पियर करंट मिला के आया और 5 एम्पियर ही वहाँ से बाहर निकलेगा, जितना आएगा उतना ही बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो इनकमिंग करंट है वो हमेशा किसके बराबर होगा? आउटगोइंग करंट के। समझ में आया कि इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट हमेशा बराबर होंगे। इनकमिंग करंट कौन कौन सा है? तो I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I5 आ रहा है। तो हम लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I5, और ये बराबर होगा आउटगोइंग करंट I2 और I3 और I4। समझ में आया? इसको इस तरीके से भी बोला जाता है कि टोटल करंट किसी भी नोड या जंक्शन के ऊपर जीरो होता है, जबकि इनकमिंग करंट को हमको पॉजिटिव सिंबल के साथ में लिखना है, और जो आउटगोइंग करंट है जो यहाँ से बाहर निकल रहा है उसको नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखना है। तो क्या इक्वेशन लिखी जाएगी? इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, इनकमिंग करंट पॉजिटिव मान के लिखो, तो I1 पॉजिटिव, I2 पॉजिटिव, I5 पॉजिटिव। तो मैंने लिखा I1 प्लस I2 प्लस I5, और जो आउटगोइंग करंट है उसको नेगेटिव सिंबल के साथ में माइनस I3 माइनस I4, और ये सब मिला के क्या होगा? जीरो। क्या दोनों इक्वेशन सेम ही है क्या? एक ही तो बात है। इसको इक्वल के उधर लेके आओगे तो ये माइनस हो जाएगी टर्म्स। तो दो तरीके से बोलते हैं, बात एक ही है, ठीक है, एक ही इक्वेशन बनेगी। किरचॉफ्स लॉ जब भी हम अप्लाई करेंगे ना, तो किसी मतलब सर्किट के लिए जब भी आप अप्लाई करोगे तो हमेशा इक्वेशंस बनेंगे उससे, और उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करके आंसर फाइंड करेंगे। जैसे इससे क्या होगा? करंट या वोल्टेज की वैल्यूज़ पता चलेंगी इक्वेशन से, ठीक है। ये पहली इक्वेशन हमने लिखी है किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एक चीज़ और पूछ ली जाती है कई बार कि जो किरचॉफ करंट लॉ है वो कौन से बेसिक लॉ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। भी किरचॉफ ने कुछ तो ध्यान में रख के ये लॉ बनाया होगा। तो उसने क्या ध्यान में रखा कि करंट हमेशा चार्ज के मोशन की वजह से फ्लो होता है। करंट किसकी वजह से फ्लो होगा किसी भी वायर में? इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल्स के मोशन की वजह से। तो उसने ये सोचा कि अगर ये नोड या जंक्शन चार्ज को होल्ड नहीं कर सकता, तो जितना चार्ज आएगा अलग अलग ब्रांचेस से उतना ही चार्ज बाहर निकलेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि ज़्यादा चार्ज आ रहा है कम चार्ज बाहर निकल रहा है, या कम चार्ज आ रहा है ज़्यादा चार्ज यहाँ से बाहर निकला, ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर चार्ज के फ्लो की रेट अगर बराबर होगी, जितना चार्ज आया उतना ही अगर बाहर निकल गया, तो उसी को तो हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो उसने क्या बोला? इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट हमेशा बराबर होते हैं। क्या ध्यान में रखा उसने? बेसिक लॉ कौन सा यूज़ किया? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि चार्ज ना तो प्रोड्यूस होगा नोड के ऊपर, ना ही डिस्ट्रॉय होगा, ना तो एक्स्ट्रा चार्ज आएगा कहीं से, ना ही जो है वो कम होगा, ठीक है। जितना है उतना का उतना रहेगा। उसकी फ्लो रेट, इनकमिंग और आउटगोइंग चार्ज की फ्लो रेट क्या होगी? बराबर होगी, जिसको हम करंट बोलेंगे। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि जो किरचॉफ करंट लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर बेस्ड होता है। क्लियर है ना? इस पे 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन यही आता है कि किरचॉफ करंट लॉ कौन से बेसिक लॉ के ऊपर बेस्ड होता है। तो लॉ कौन सा है? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बड़ा क्वेश्चन आएगा तो वो पूछ लेगा ये लॉ बताओ, पूरा बता देंगे अपन, कहाँ दिक्कत है, ठीक है। दूसरा जो लॉ है वो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। अब ये जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है इसको समझते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमेशा किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक क्लोज लूप के लिए लगाया जाता है। ओपन लूप के लिए भी लगा सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मेनली हम किसके लिए लिखते हैं इसको? क्लोज लूप के लिए। क्लोज लूप का मतलब ये है, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसको ध्यान से समझना, ये ज़्यादा यूज़फुल है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये कोई एक सर्किट है जिसमें अलग अलग ब्रांचेज हैं, अलग अलग बैटरीज वगैरह कनेक्टेड हैं, ऐसे कुछ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और भी बड़ा सर्किट हो सकता है। मैं सिर्फ एक लूप यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। लूप मतलब ऐसे क्लोज पाथ, R1 R2 R3 और R4, ये रेजिस्टेंस है, E1 E2 ये दो सेल हैं, ऐसा कोई सर्किट है। और इस सर्किट में कुछ करंट फ्लो है, वो मान लेते हैं I, कुछ ना कुछ करंट होगा, ठीक है। सर्किट में एक करंट है I, ठीक है। जब भी आप ये लो अप्लाई करो तो सर्किट में करंट आपको दिखाना पड़ेगा पहले, तभी हम लिख पाएंगे इक्वेशन वगैरह। तो करंट आप मनमर्जी से किसी भी डायरेक्शन में दिखा सकते हो। जैसे एक बड़ा सर्किट है,
तो उसमें अलग अलग ब्रांचेज में कितना कितना करंट फ्लो है वो आपको उसमें एज्यूम करना होता है। जैसे इसमें I1 मान लिया, इसमें I2 मान लिया, ऐसे। हाँ, ये ध्यान रखना कि एक ही ब्रांच में दो करंट एज्यूम मत कर लेना कि एक ब्रांच है, यहाँ से करंट I1 चला, आगे पहुँच के वो I2 हो गया, ऐसा नहीं। एक पूरी ब्रांच में करंट एक ही रहेगा, अलग अलग ब्रांचेज में करंट अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये एक सर्किट ऐसा हमने कंसिडर कर लिया। एक क्लोज लूप है, इसका कुछ नाम भी रख देते हैं अपन, ABCD A। जब आप लूप की बात करोगे तो वापस से ए पे आना है अपन को, ABCD A, ये इस लूप का नाम होगा। ABCD लूप नहीं है ये, ABCD तो डी पे रुक गए ना अपन, तो ABCD A लूप है ये। ठीक है, तो ये एक लूप है। अब जब भी आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हो तो उसमें एक लूप लेना है, पहली बात तो ये, उसमें कुछ करंट एज्यूम कर लेना है। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी क्लोज लूप की आप बात कर रहे हो तो उस क्लोज लूप के अंदर जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है वो हमेशा जीरो आएगा। जैसे किरचॉफ करंट लॉ में क्या जीरो था, टोटल करंट जीरो था किसी भी नोड या जंक्शन के ऊपर। किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग क्या चीज़ जीरो होगी, टोटल वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगा, या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का रीज़न, क्योंकि हम ए से चलेंगे, ए का पोटेंशियल मान लो VA है, और वापस घूम के कहाँ पे आ गए, ए पे ही आ गए, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, जिनका पोटेंशियल VA है, तो उनका डिफरेंस कितना हुआ, जीरो। इसलिए इक्वेशन बनी कि जब आप किसी भी क्लोज लूप के लिए इक्वेशन लिखोगे तो जिस पॉइंट से चले हो अगर घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ गए आप, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का, जीरो होना है। ठीक है, अब जब आप इसके लिए इक्वेशन लिखोगे, अब बीच में और भी तो चीज़ें आ रही हैं तो उनके लिए भी कुछ इक्वेशन लिखोगे, इक्वल टू जीरो लिखना है। तो बीच में जो भी चीज़ें आ रही हैं उनके लिए जब आप इक्वेशन लिख रहे होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ रूल्स हैं, मतलब कुछ रेजिस्टेंस आएगा तो कैसे लिखना है, वोल्टेज सोर्स आएगा, कोई बैटरी आएगी तो कैसे लिखना है वोल्टेज, यानी प्लस में लिखना है या माइनस में लिखना है, उसके दो रूल हैं। पहले मैं आपको रेजिस्टेंस के लिए बताता हूँ। पहले रेजिस्टेंस के लिए देखो, रेजिस्टेंस के लिए क्या रूल है कि अगर आप किसी भी रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में चलते हुए वोल्टेज ड्रॉप को लिख रहे हो, मान लो करंट इधर है और आप जब भी आप KVL अप्लाई करोगे किसी भी लूप के लिए तो आपको एक पॉइंट से स्टार्ट करना है और घूम के वापस उसी पॉइंट पे आना है। तो आप एक डायरेक्शन में चल रहे होंगे उस लूप के ऊपर। तो अगर आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, अगर मैं करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूँ, मान लो मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, तो मैं करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको पॉजिटिव सिंबल के साथ में लिख देना है। लेकिन अगर आप उल्टा चलोगे तो उसको नेगेटिव सिंबल, इधर से इधर आ रहे हो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको वोल्टेज ड्रॉप को नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखना है। वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, रेजिस्टेंस के क्रॉस V इक्वल्स टू I इंटू आर। तो I इंटू आर को पॉजिटिव और नेगेटिव कब लिखना है, करंट के डायरेक्शन में चलो तो पॉजिटिव, अपोजिट चलो तो नेगेटिव। दूसरी चीज़ आपको बैटरी मिलेगी रास्ते में। भाई सर्किट के अंदर दो ही टाइप की चीज़ें मिलेंगी, एक तो वोल्टेज खाने वाली चीज़, रेजिस्टेंस वगैरह लोड जो वोल्टेज खा जाएंगे बीच में, और एक वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करने वाली चीज़, सेल बैटरी। ये हमेशा दो टाइप की चीज़ें मिलेंगी, कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा होगा और कोई कंज्यूम कर रहा होगा। तो रेजिस्टेंस किसका सिंबल है, कंज्यूम करने वाले कंपोनेंट्स का एक तरह से। इसके लिए ये करना है, रेजिस्टेंस मिले तो ये करना है। अगर आपको रास्ते में कोई बैटरी मिल गई तो, अब मैं बैटरी या सेल के लिए बता रहा हूँ। बैटरी और सेल में फ़र्क समझते हो क्या वैसे? सेल अकेला होता है और बहुत सारे सेल को मिला देते हो, कंबाइन कर देते हो सीरीज में, तो वो बन जाती है बैटरी। ठीक है, तो अगर बैटरी या सेल है तो उस कंडीशन में क्या करना है, मान लो ये आ गया सेल या कोई बैटरी, एक ही बात है, तरीका एक ही रहेगा दोनों को देखने का। इसका EMF है E। ठीक है, तो इसमें जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो, अगर उस डायरेक्शन में चलने से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपको पहले मिलता है तो इसका EMF या इसका वोल्टेज आपको प्लस सिंबल के साथ में लिखना है। अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूँ तो मुझे कौन सा टर्मिनल पहले मिलेगा, पॉजिटिव, ये मिला पहले, तो मैं लिखूँगा प्लस E। लेकिन मैं इधर से इधर आ रहा हूँ तो माइनस E लिखना होगा। वोल्टेज तो E है, EMF E है, लेकिन उसको प्लस माइनस किस हिसाब से लिखना है, इस तरीके से देखना है। अब कई बुक्स में क्या होता है, जस्ट इससे उल्टा बताया होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन एक ही बनेगी, क्योंकि इक्वल टू हमेशा क्या होगा, जीरो। अगर आप इसका उल्टा कंसिडर करते हो, कई बुक्स में साइन कन्वेंशन उल्टा होता है कि अगर आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो उसको नेगेटिव ले लो, उल्टा चलो तो पॉजिटिव ले लो, है ना। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा है थोड़ा समझने में कि सेम डायरेक्शन चल लो तो पॉजिटिव, उल्टा चलोगे तो नेगेटिव। अपोजिट को अपन नेगेटिव से सिंबल से शो करते हैं ना, इसलिए तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट है, ये याद कर सकते हो।
अगर आप पहले से नहीं जानते हो किरचॉफ्स लॉ के बारे में तो ये याद कर लेना। और पहले अगर आपने पढ़ रखे हैं और उसमें उल्टा साइन कन्वेंशन आपने पढ़ रखा है कहीं पे, ये चैप्टर अगर आपने पढ़ रखा है तो उसको वही रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन सेम बनेगी। क्योंकि जब आप इक्वेशन लिखोगे ना, जैसे a प्लस बी इक्वल टू जीरो लिखा, a माइनस बी इक्वल टू जीरो लिखा सपोज, तो उसको मैं माइनस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो भी तो लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इक्वल टू जीरो है, इक्वल में जीरो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वही इक्वेशन क्या हो गई, जो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जाएंगे, उससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन वो क्यों रहे नहीं। चलो ठीक है, ये अपन को समझ में आ गया। अब अपन क्या करेंगे, इस लूप के लिए, कौन सा लूप है ये, ए बी, नाम बताओ इसका, ए बी सी डी ए, इस लूप के लिए केवीएल अप्लाई करना है। ठीक है, शुरू से चलो। सबसे पहले क्या मिलेगा, सबसे पहले क्या मिला, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो क्या, तो क्या करना होगा, पॉजिटिव आई इंटू R1 लिख दिया। ठीक है जी, फिर आगे गए तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिला, तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस E1 लिखना है। फिर आगे गए, फिर आपको एक और रेजिस्टेंस मिला जिसमें करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, प्लस I इंटू R2। फिर आगे गए, अगेन एक रेजिस्टेंस I इंटू R3। ठीक है, और फिर आगे गए तो नेगेटिव टर्मिनल मिला इस बार, तो माइनस E2। और कुछ है क्या, एक R4 और है, प्लस और हाँ I इंटू R4 इक्वल टू क्या कर देना है, ये लो, आया समझ में, लिख सकते हो ना ऐसे इक्वेशन इसमें। बस आपको ये दो रूल याद रखने हैं, ये याद रखो कि कैसे प्लस दिखाना है, किसको माइनस दिखाना है। दो टाइप की चीज़ें मिलेंगी, या तो वोल्टेज कंज्यूम करने वाला या वोल्टेज प्रोड्यूस करने वाला, तो उसके। अच्छा, अब ये अगर आपको पूछ लिया जाए कि बताओ ये कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड है, ये लॉ कौन से बेसिक लॉ के ऊपर बेस्ड है, ये भी लॉ है लेकिन ये एक बेसिक लॉ के ऊपर बेस्ड है, उसको ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। क्या हो सकता है वो लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो कैसे, देखो यहाँ पे दो ही टाइप की चीज़ें दिख रही हैं, या तो वोल्टेज खाने वाला या वोल्टेज प्रोड्यूस करने वाला। अब जितना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा उतना ही तो खाएंगे ये रेजिस्टेंस मिलके, उससे ज़्यादा खा सकते हैं। बैटरीज ने मिलकर 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, रेजिस्टेंस 15 वोल्ट खा गया, कहाँ से खाएगा अभी 15 वोल्ट, 10 वोल्ट ही बना। ठीक है, तो जितना एनर्जी या जितना एक तरह से एनर्जी ये बैटरी या सेल सप्लाई करेंगे, उतनी एनर्जी तो ये रेजिस्टेंस कंज्यूम करेंगे, सिंपल सी बात है। तो एनर्जी ना तो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगी ना है उससे कम होगी, मतलब हर जगह यही होगा, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो इसके लिए क्या याद रखना है, कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड है, आया कि नहीं आया, अरे सिंपल है क्या एकदम। तो दोनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करने हैं। और ये किसके ऊपर बेस्ड है, इस पर 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है, तो ये चीज़ आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।